नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स के केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी ने आज कहा कि आर्यन खान ने कोई ड्रग्स नहीं ली। एनसीबी ने आज कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एनसीबी ने आज कहा कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एनसीबी ने आज कहा कि व्हाट्सएप चैट में भी ड्रग्स केस से संबंधित कुछ नहीं मिला। व्हाट्सएप चैट से कुछ साबित नहीं होता। एनसीबी ने आज कहा कि क्रूज ड्रग्स केस में इंटरनेशनल रैकेट जैसा कोई मामला नहीं बनता। ये सारी की सारी बातें आज एनसीबी के सारे अफसर कह रहे हैं, साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में एनसीबी के अफसर रोज प्रेस रिलीज जारी करते थे, बयान जारी करते थे। अदालत में एनसीबी के वकील रोज रोज दावा कर रहे थे कि आर्यन खान को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वो कहते थे आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिली है, आर्यन खान ने ड्रग्स ली है, आर्यन खान ड्रग्स पार्टी करने क्रूज पर आए थे, आर्यन खान के दोस्त ड्रग्स लेकर आए थे, व्हाट्सएप चैट पर ड्रग्स की बात हो रही थी। कुल मिलाकर आर्यन खान को ड्रग एडिक्ट, ड्रग पेडलर, इंटरनेशनल ड्रग डीलर और न जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की गई। दर्जनों पुलिस वालों के बीच एनसीबी के अफसर आर्यन खान का हाथ पकड़कर अदालत में ऐसे ले जाते थे जैसे कोई खूंखार अपराधी हो। एक बेकसूर नौजवान को 26 दिन तक जेल में रखा गया और आज एनसीबी कह रहा है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एनसीबी ने जिस लड़के को इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा बताकर 26 दिन जेल में रखा, आज एनसीबी कह रहा है उसके पास आर्यन खान के खिलाफ इतने भी सबूत नहीं है कि उसका नाम चार्जशीट में लिखा जाए। जब पूछा गया पहले अपराधी बता रहे थे, आज बेगुनाह कह रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? जवाब मिला, जिस टीम ने गिरफ्तार किया था, जिस टीम ने आर्यन खान को पकड़ा था, उस टीम ने शुरुआती जांच में गलती की, ठीक से जांच नहीं की। तो जांच करने वाले का क्या होगा? जिसने गुनाह किया उसका क्या होगा? बताया गया एक्शन होगा। तो क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन से आर्यन खान के वो 26 दिन लौट आएंगे जो उन्होंने जेल में काटे? क्या वानखेड़े के खिलाफ एक्शन हुआ तो आर्यन खान ने जो दर्द झेला, शाहरुख के परिवार ने जो पीड़ा झेली, उसका हिसाब हो जाएगा? आज की बात में हम इस केस की बात डिटेल में करेंगे, क्योंकि यह केस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। क्योंकि 2 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आर्यन खान का नाम ड्रग रैकेट से जोड़कर खूब शोर मचाया गया। जिसके मन में जो आया वो कहा। लेकिन आज जब उसी एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी तो सब खामोश हैं। एनसीबी चुपचाप चार्जशीट दायर करके निकल जाना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब एनसीबी को जवाब देने पड़ेंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एनसीबी ने तो बड़े आराम से कह दिया कि आर्यन खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए चार्जशीट में नाम नहीं लिखा। एनसीबी ने आज क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगा, अफसरों की बात सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके बारे में क्या क्या कहा गया था। जब आर्यन खान को अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने ही आर्यन को ड्रग्स का हैबिचुअल यूजर बता दिया था। एनसीबी के अफसरों ने दावा किया कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा ड्रग रैकेट में शामिल है, ड्रग सप्लायर से उसके संबंध है। फिर एनसीबी के अफसरों ने ही आर्यन के व्हाट्सएप चैट को लीक किया। दावा किया गया कि आर्यन के चैट से ड्रग सप्लाई के पक्के सबूत मिल गए हैं, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल होने के प्रूफ मिल गए हैं। आर्यन के बारे में कहा गया वो रेव पार्टीज करते हैं, वो नशेड़ी हैं, ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में रहते हैं। कई अखबारों ने लिखा कि आर्यन के ड्रग लेने की जानकारी उनके पिता शाहरुख और मां गौरी खान को भी थी। किसी ने लिखा आर्यन के संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों से हो सकते हैं। सोशल मीडिया में खबर छाप दी गई कि शाहरुख से मिलने के लिए बेटे आर्यन को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। शाहरुख बेटे को टाइम नहीं देते थे, इस चक्कर में बेटा ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया। सोचिए, इस तरह की बातें सुनकर शाहरुख खान पर क्या बीती होगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया गया कि आर्यन खान डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स का लेन देन करते हैं।
पिछले 4 साल से आर्यन ड्रग्स की लत का शिकार है। ऐसे ऐसे झूठे दावे किए गए जिनके बारे में सुनकर और सोचकर उस वक्त मुझे हैरत होती थी, आज सबको हैरानी हो रही है। अखबारों ने तो आर्यन के बहाने पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठा दिया। लिखा, ड्रग्स के चक्कर में आर्यन जैसे फिल्म स्टार्स के बच्चे अपने होश गंवा रहे हैं। बहुत सारे नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर आर्यन के बारे में कमेंट्स किए, बुरा भला कहा। यह भी नहीं सोचा कि जिस लड़के के पास ड्रग्स मिले नहीं, जिस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बारे में ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। 9 अक्टूबर को एनसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। एनसीबी मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानेश्वर सिंह ने आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के नाम लेकर साफ साफ लफ्जों में कहा था कि गिरफ्तारियां सबूतों के आधार पर हुई हैं, केस पुख्ता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ज्ञानेश्वर सिंह बोल रहे थे, उससे लगा वाकई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। एनसीबी ने तो पक्की खबर के बाद और पूरी तैयारी के साथ रेड की, यह दावा किया गया था। आज यह सुनना जरूरी है, याद करना जरूरी है कि 9 अक्टूबर को ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या कहा था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुंबई की शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डिला क्रूज शिप पर छापा मारा और 8 लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विक्रम चोकर, इशमीत सिंह चड्ढा, अरबाज ए मर्चेंट, आर्यन खान, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा और नूपुर सजीता। ये सभी लोग स्पॉट पे पकड़े गए और इनके पास में बहुत सारे ड्रग्स जैसे कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड, एमडीएमए के साथ साथ 1,33,000 की नकदी भी बरामद हुई। इन सब को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, 9 अक्टूबर 2021 को एनसीबी के मुंबई जोन के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह कह रहे थे कि आर्यन खान और उसके साथियों को सबूतों के आधार पर अरेस्ट किया गया। लेकिन आज 27 मई 2022 को वही एनसीबी कह रही है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इतना भी सबूत नहीं है कि 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम भी लिखा जा सके। समीर वानखेड़े से तो जांच पहले वापस ले ली गई थी। इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी के चीफ थे एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिंह। संजय सिंह ने जब जांच की तो पाया कि केस खोखला है, इसमें कुछ नहीं है, सबूत तो दूर की बात, आर्यन खान का नाम लेने लायक भी मामला नहीं है। इसीलिए संजय सिंह ने जो रिपोर्ट तैयार की, जो चार्जशीट बनाई, उसमें आर्यन खान समेत 6 आरोपियों को संदेह से परे बताया, बेदाग बेगुनाह बताया। उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। यह भी आप सुनिए। हमारे जांच के दौरान जो प्रमाण सामने आए हैं, उनके को अगर हम कंसिडर करें तो उस आधार पे आर्यन खान के खिलाफ ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पे हम उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके आधार पे 20 लोगों के खिलाफ 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन 20 लोगों में उन 20 लोगों के अंदर हमने 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ हमने कंप्लेंट फाइल नहीं किया है। मैं आपको पुरानी और नई बातें दोनों टाइम के बयान साथ साथ इसे सुनवा रहा हूं ताकि आपको पता चले एनसीबी के जिस डिप्टी डायरेक्टर ने आर्यन खान को अरेस्ट किया था वो कह रहे थे पूरे सबूत हैं, और जिन डिप्टी डायरेक्टर ने जांच करके चार्जशीट फाइल की वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। एक ही एजेंसी, एक ही लेवल के अफसर, एक ही केस और इतना फर्क, ये गलती से तो नहीं हो सकता। आज जो चार्जशीट फाइल की गई इसमें आर्यन खान समेत उन 6 नौजवानों के नाम नहीं है जिन्हें एनसीबी ने अरेस्ट किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके साथ अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोग अरेस्ट हुए थे। बाद में एनसीबी ने इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई।
हैरानी की बात यह कि समीर वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा नहीं किया। पहला, आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। दूसरा, आर्यन ने ड्रग्स नहीं ली थी, कंज्यूम नहीं की थी। जब ये दोनों बातें नहीं थी तो फिर जांच एजेंसी मेडिकल कराती है, यह देखने के लिए उसने क्या हल्की मात्रा में ड्रग्स तो नहीं ली थी, या फिर उसे ड्रग्स लेने की आदत तो नहीं है। लेकिन समीर वानखेड़े ने आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं कराया। अब आप सोचिए, जब मेडिकल नहीं कराया तो केस कैसे भी खारिज हो जाता। हैरानी की बात यह कि इसके साथ साथ समीर वानखेड़े और ज्ञानेश्वर सिंह की टीम ने आर्यन खान पर इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में शामिल होने जैसा संगीन इल्जाम लगा दिया। उस वक्त यह दावा किया गया कि आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं बल्कि सप्लाई भी करते हैं। कितना गंभीर इल्जाम है। उस वक्त इस मामले से जुड़े एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से इस तरह की बातें लीक की गई थी कि आर्यन खान पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहे थे। पूछताछ के वक्त रोने लगे। इसके बाद जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से लीक किए गए, जिनका हवाला देकर एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी सही थी और उन्हें पूछताछ के बहाने कई दिन तक रिमांड पर रखा गया। फिर जब आर्यन ने बेल के लिए अप्लाई किया तो एनसीबी ने उन्हें बेल देने का जमकर विरोध किया। यह कहा कि वो एविडेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो अपराधी हैं। लोअर कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, उन्हें 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा। हालत यह हो गई थी कि आर्यन खान की बेल पर सतीश मानचंदे और अमित देसाई के अलावा फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील को दलीलें देनी पड़ी। और मुझे याद है, मुकुल रोहतगी तो खास तौर पर आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर जिरह करने के लिए लंदन से दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त आज की बात में मैंने मुकुल रोहतगी से बात की थी। मुकुल ने कहा था केस में कोई दम नहीं है, सिर्फ कड़े कानून का सहारा लेकर एक बेगुनाह नौजवान को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा था यह केस अदालत में नहीं टिकेगा और आज वही बात एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान ने कही। प्रधान ने क्लियर कर दिया कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस मामले में चैट को सही साबित करने वाले कोई सबूत उनकी एजेंसी को नहीं मिले हैं, इसीलिए आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई। ये था कि क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की। और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। आर्यन खान को जिस बेसिस पर आप लोग कह रहे हैं कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया गया, हमने देखा था कि उस समय लगातार ये कहा जा रहा था कि एक व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें बल्क की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, और इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया था। तो क्या उस व्हाट्सएप चैट का कुछ आधार नहीं बनता? व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरपोरेशन फिजिकल होना चाहिए। कई बार माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कॉरपोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। और ये प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एनडीपीएस एक्ट पर लागू नहीं होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, और बियॉन्ड डाउट ऐसा एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला। अब समीर वानखेड़े एनसीबी में नहीं है बल्कि डीआरआई में है, लेकिन उस वक्त समीर वानखेड़े मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ अभियान का सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे। आर्यन खान को पकड़ने के बाद शाहरुख खान को विलन और समीर वानखेड़े को हीरो बनाया गया था। आर्यन के केस में समीर वानखेड़े ने बहुत चतुराई से काम किया। आर्यन को अरेस्ट किया, इसकी खबर फैलाई। दावा तो यह भी किया जाता है कि एनसीबी की कस्टडी में बैठे आर्यन खान की फोटो और तमाम खबरें समीर वानखेड़े ने ही लीक की थी। लेकिन इस केस से संबंधित हर बात वो ज्ञानेश्वर सिंह के जरिए या प्रेस नोट के जरिए कहते थे, और सवाल पूछे जाने पर किसी बात से इनकार नहीं करते थे। जैसे जब यह खबर फैली कि आर्यन खान व्हाट्सएप चैट के जरिए ड्रग्स की बात कर रहे थे,
उनके तार इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हैं, तो समीर वानखेड़े ने इन बातों पर मोहर लगाई थी। उस वक्त समीर वानखेड़े ने क्या कहा था, यह भी आपको सुनवा देता हूं, और आज ये सुनना बहुत जरूरी है। अभी तक इस केस में टोटल 16 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी की भी प्रक्रिया चालू है। सर, ये बिटकॉइन का भी एक मामला सामने आया था, तो उस पर कुछ जांच चल रही है कि हाँ, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी जांच चल रही है? देखिए, कुछ ऐसे लिंक्स हैं, लेकिन जो अभी आपके सामने शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस थिंग विल हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। प्रेस रिलीज एक हमारे डीडीजी साहब ने इशू कर दिया है, तो उस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। उसमें प्रॉपरली सब एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज विटनेसेस, पंचास क्या होते हैं, तो वो दे दिया गया, तो उस पर बोलना, कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा मेरे। जब समीर वानखेड़े ने इस तरह की बातें कही तो आर्यन खान को सोशल मीडिया पर नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, ड्रग पेडलर न जाने क्या क्या कहा गया। शाहरुख खान के कुछ पुराने बयानों को लेकर मीम्स बनाए गए, लेकिन आज पता लगा कि शाहरुख खान के बेटे पर जो जुल्म हुआ वो बेवजह था, उसे जो बदनामी दी गई वो बेवजह थी। हालांकि एनसीबी ने आज जो चार्जशीट पेश की है उसमें 14 लोगों के नाम है, इनमें एक नाम मुनमुन धमेचा का भी है। अक्टूबर में गिरफ्तारी के बाद दावा किया गया था कि क्रूज पर ड्रग पार्टी के लिए सब इकट्ठा हुए थे, सब एक दूसरे को जानते थे, पूरी प्लानिंग थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने यही बातें कही थी, लेकिन अब एनसीबी कह रही है इस केस के आरोपियों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशन प्रूव नहीं हुआ। एनसीबी के डायरेक्टर ने यह मान लिया कि गिरफ्तार लोग अलग अलग ग्रुप में शिप पर पहुंचे थे, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, रिलेशन नहीं था। एनसीबी की चार्जशीट आने के बाद मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि एनसीबी ने सिर्फ फेस सेविंग के लिए कुछ लोगों के नाम चार्जशीट में डाल दिए हैं, जब केस चलेगा तो सारे आरोपी छूट जाएंगे। शुरू से ये जब केसेस में इन लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो वो केसेस में शुरू से ये लोग क्या दिखाना चाह रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये सब मिले हुए हैं। तो मैं जो सवाल शुरू से यही रखा जा रहा था मेरी तरफ से कि जो शुरू में 3 लोग अरेस्ट हुए थे, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, क्या एनसीबी ये दिखा सकी कि क्या आर्यन, अरबाज और मुनमुन एक दूसरे से कनेक्टेड है? हाँ, वो लोग ये बताना में काफ़ी हद तक सही रहे कि आर्यन और अरबाज दोस्त है क्या, लेकिन मुनमुन, अरबाज और आर्यन की दोस्त है, ये चीज़ आज तक वो प्रूव नहीं कर पाए, जो कि है भी नहीं, तो कहाँ से प्रूव करेंगे? तो कॉन्स्पिरेसी की बात तो वहाँ से हट जाती है। लेकिन आपके मुवक्किल के खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल की गई है, उनको आरोपी बनाया गया है, जबकि आप लगातार ये दावा करते हैं कि उनके पास किसी तरह का कोई ड्रग्स पोजीशन नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, क्योंकि उन्हें अभी चार्जशीट में क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी इस चीज़ से कोई बुरा ना मान के एक ही सवाल मैं आज भी खड़ा करता हूँ, और जो मैं कल कोर्ट में भी खड़ा करूँगा, कि जो एलिगेशन मुनमुन धमेचा के ऊपर है कि 5 ग्राम का ड्रग्स मिला था, एनसीबी का खुद का पंचनामा ये बोलता है कि वो ड्रग्स मिला था फ्लोर पे से, यानी कि जो रूम में मुनमुन रह रही थी उसके फ्लोर पे कोने में पड़ा हुआ मिला। दूसरी चीज़, उसी पंचनामे में ये भी लिखा हुआ, जो एनसीबी का खुद का पंचनामा है, कि उस फ्लोर पे और 2 लोग थे, उस रूम में और 2 लोग थे। तो मेरा तो सिर्फ यही शुरू से सवाल है कि आपने क्या इंकी पिंकी पोंकी करके किसी को अरेस्ट किया, बाकी 2 लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया? तो ये भी कम्प्लीटली बोगस केस है, और मेरा ऐसा मानना है कि 6 लोगों को तो क्लीन चिट दिया है, बात बराबर है, लेकिन इसमें और भी लोग हैं जो क्लीन चिट डिजर्व करते थे, और ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बोगस इन्वेस्टिगेशन है। आज तक मेरा यही बोलना है। आज एनसीबी के अफसर, एनसीबी के वकील और तमाम लोग कह रहे हैं कि हल्का केस था, कोई सबूत नहीं है, इसलिए आर्यन खान का नाम चार्जशीट में नहीं है। लेकिन मुझे याद है समीर वानखेड़े की टीम उस वक्त तो शाहरुख खान के घर तक पहुंच गई थी। ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही थी कि शाहरुख खान कई दिन तक घर से नहीं निकले, बेटे से मिलने तक नहीं जा पाए, और उस वक्त समीर वानखेड़े खुद को हीरो की तरह पेश कर रहे थे। वो दिखा रहे थे जैसे वो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं डरते। समीर वानखेड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि उनकी कार्रवाई सही है, जो गिरफ्तारियां की हैं वो भी सही हैं, कोर्ट में सब साबित हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए उस वक्त समीर वानखेड़े कैसे कैसे दावे करते थे। नहीं, देखिए, जो हमें कहना था हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कह दिया है। हाँ। वो शेयर नहीं कर सकते आपके साथ में। आपने भी सुना होगा, और हमने शेयर कर दिया है माननीय न्यायालय के सामने। ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब तक लगभग कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? अभी भी किसी को हिरासत में लिया है क्या? अभी टोटल इस केस नंबर 94 में 16 अरेस्ट हुए हैं, और इसमें भी आगे की कार्रवाई और हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे और कर रहे हैं। सर, क्या जरूरत पड़ने पर किसी बड़े फिल्म स्टार के घर या देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना पाऊंगा, कोई स्पेकुलेशन नहीं प्लीज। अभी ऑपरेशन जारी रहेगा सर।
काम जारी रहेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमारे पास में वक्त होता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उस दौरान हम लोग और भी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। ये बातें पिछले साल अक्टूबर की हैं। समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही है, सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जा रही है, लेकिन अब जब एनसीबी ने इस केस की चार्जशीट तैयार की तो आर्यन खान का नाम नहीं है, क्योंकि आर्यन खान के पास से न कोई ड्रग्स मिला था, न उसका कोई कनेक्शन मिला। इसीलिए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि आर्यन की तो गिरफ्तारी ही गलत थी, उनका अरेस्ट ही इलीगल था। ये जो पूरा कानून है ना नारकोटिक्स का, ये सारा कानून पोजीशन बेस्ड है। अगर आपके पास छोटी सी क्वांटिटी होती है तो 1 साल की सजा है, मीडियम क्वांटिटी है तो 10 साल की, कमर्शियल क्वांटिटी है तो 20 साल की। तो इसके पास तो कोई पोजीशन मिला नहीं था, इसलिए मेरा शुरू से मानना है कि इसमें कोई अरेस्ट होने का मतलब ही नहीं बनता था, ना ही कोई केस बनाने का मतलब बनता था। एक ही तरह से आप अरेस्ट हो सकते थे या केस बन सकता था, वो अगर आप ड्रग के पेडलर हो, अगर आप सप्लायर हो ड्रग के, तो आपके फोन में किसी क्वेश्चनेबल आदमी का नंबर होना इज नॉट सप्लायर। वो सप्लायर के कैटेगरी में नहीं बदल जा सकता। सप्लायर मीन्स कि एक्चुअली उसके पास एलिगेशन हो कि वो खरीदता है और बेचता है ड्रग्स में। तो ये तो उनका केस कभी भी नहीं था। तो इसलिए जो शुरू से केस बना था, जो सारा बुनियाद था केस का, इस केस में एक दिन भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए था और इसमें केस भी नहीं होना चाहिए था। आज एनसीबी के बड़े बड़े अफसरों की बात सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है, समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के साथ ज्यादती की, उसे फर्जी केस में फंसाया। अब एनसीबी ने गलती सुधार ली है, आर्यन का नाम केस से बाहर कर दिया। चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस अफसर ने यह साजिश की, जिसने एक नौजवान को बिना किसी गलती के 26 दिन तक जेल में रखा, झूठी कहानी कोर्ट में पेश की, उस अफसर का क्या होगा? क्या समीर वानखेड़े और उनकी टीम में शामिल अफसरों को सजा मिलेगी? पता है चला कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है, सरकार की तरफ से इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ पहले से विजिलेंस की जांच चल रही है। जांच में लापरवाही करने के अलावा समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने और अपना गलत कास्ट सर्टिफिकेट ले देने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, इसीलिए समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है। आज एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान ने भी माना कि आर्यन केस की जांच में गड़बड़ी हुई है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। टीम बनाने के पीछे कारण यह था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल राहत मिली थी सर। ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर, जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा था जिनकी निगरानी में पूरी जांच चली? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। और आखिर में एसएन प्रधान ने फिर कहा, जब मुंबई जोन के अफसरों ने ड्रग्स के इस केस की जांच की तो गड़बड़ी हुई, उसके बाद दिल्ली से भेजे गए अफसरों ने, एसआईटी ने जो जांच की उसके तथ्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की गई है। और तीसरी बात, जिन अफसरों ने गड़बड़ी की उनकी जांच भी हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। There are 3 aspects of this case. One is इस केस के 3 पहलू हैं। एक तो वो मूल केस है जिसे बॉम्बे की जोनल ऑफिस ने दर्ज किया था, जिसकी जांच बॉम्बे जोनल ऑफिस और उसके कर्मचारियों ने की थी। ये पहला पहलू और ओरिजिनल केस है। दूसरा पहलू वो है जब जांच में कुछ अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गईं, तो केस की पेशेवर जांच करने के लिए एसआईटी को संजय सिंह के नेतृत्व में तफ्तीश अपने हाथ में लेनी पड़ी थी। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी की और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस केस में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा सकती है, लेकिन सबूतों की कमी के चलते 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की जा सकती है। और आखिर में इसका एक विजिलेंस जांच का पहलू भी है। विजिलेंस की जांच एक अलग मामला है
इस जांच को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उन सभी लोगों का जिनका विजिलेंस की जांच से नजदीकी तौर पर या दूर का भी कोई संबंध था, उस मामले में सभी से सबूत लिए गए हैं। रिमोटली और अदरवाइज ये अच्छी बात है कि एनसीबी ने अपनी गलती सुधार ली। समीर वानखेड़े ने जो खेल खेला था उसे खत्म कर दिया। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन भी होगा, ये भी कहा जा रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन सवाल है कि आर्यन ने जो 26 दिन जेल में बिताए, जो अपमान सहना पड़ा, बदनामी झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई कौन करेगा? मुकुल रोहतगी समेत तमाम बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट अब यही सवाल पूछ रहे हैं। I only regret the fact that the arrest was rather hasty. There was no need for an arrest because no material was found on Aryan Khan's body, on his clothes, on his pockets. He had not taken any drugs. He had not consumed any drugs. The arrest was unlawful. It was arbitrary and wrong. I wish it had not been done. And this young man had to spend a harrowing 25 days in a jail, proper jail, with all kinds of hardened criminals, which has an adverse impact, psychological and mental, upon any young person like this. But all in all, matter has ended. We should look forward. The young man has a great future. Now there is no taint on his reputation. His honor is intact. अब आर्यन खान साहब का आप देखिए कि वो चलो एक्सोनरेट हो गए हैं, लेकिन 15 दिन तो उन्होंने भी जेल में काटे हैं। तो आपने अरेस्ट ही क्यों किया था पहले? अगर आपको पता है कि ये एविडेंस कम है या सफिशिएंट नहीं है तो आपको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि अरेस्ट इलीगल है, और अरेस्ट के बाद जो डिटेंशन थी कई हफ्तों के लिए वो भी इलीगल थी हमारे हिसाब से। तो ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जैसे अब चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई और उनको एक्सोनरेट कर दिया गया, तो एक ही सवाल हम पूछते हैं एज अ लॉयर अपने जुडिशियल सिस्टम से कि अब जो 15 साल की उनकी 15 दिन की उनकी जो कस्टडी थी उसको कैसे आप रीपे करोगे, जो उनका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो। और ऐसे आर्यन खान जैसे हजारों लोग होंगे जिनके खिलाफ एक्शन होता है और अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो या तो डिस्चार्ज कर देती है या चार्जशीट फाइल नहीं होती। तो ऐसे केस में मैं समझता हूं हमारी जुडिशरी को कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि आर्यन खान को जेल में 26 रातें सिर्फ इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि एक अफसर के दिल में अहंकार था, वो शाहरुख के बेटे को फंसाना चाहता था। अब यह साबित हो गया कि आर्यन खान बेकसूर है, उसने न ड्रग्स ली थी न उसके पास ड्रग्स थी। अब यह पता लगाना जरूरी है कि आखिर आर्यन खान को पकड़कर उसके खिलाफ झूठा केस बनाकर समीर वानखेड़े शाहरुख खान से क्या चाहते थे, वो क्या हासिल करना चाहते थे। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त इल्जाम लगे थे कि शाहरुख खान से रिश्वत में बड़ी रकम की मांग की गई। इसी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके अलावा इस केस में आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त जो इंडिपेंडेंट गवाह समीर वानखेड़े ने पेश किए थे उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी सस्पिशियस था। इन गवाहों की हकीकत सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी तरह के झूठे गवाहों के कारण हजारों बेकसूर नौजवान जेल में पड़े रहते हैं। उनके माता पिता और परिवार के लोग अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। यह सोचकर आज चिंता होती है कि आर्यन खान के साथ जो हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। आज यह सोचकर दुख हुआ बिना किसी कसूर के एक बच्चे को 26 दिन जेल में बिताने पड़े। आज ये सोचकर गुस्सा आता है कि कुछ अफसरों ने आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग पेडलर करार दे दिया। आज ये सोचकर परेशानी होती है कि कुछ लोगों ने एक निर्दोष को बिना बात बदनाम किया ताकि वो हीरो बन जाए। आखिर आर्यन खान का गुनाह क्या था? क्या आर्यन का गुनाह यह था कि वो एक सुपरस्टार का बेटा है? क्या आर्यन खान का गुनाह यह था कि वो एक फेमस परिवार से आता है? क्या उसका कसूर यह है कि शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है? गुनाह तो उस अफसर का है जिसने आर्यन खान को विलेन बनाकर खुद को हीरो बनने की कोशिश की। गुनाह तो एनसीबी के उन सब लोगों का भी है जो सच जानते हुए भी खामोश रहे। आर्यन ने जेल में 26 दिन बिताए, उसका हिसाब कौन देगा?
शाहरुख खान ने 26 दिन जो आंसू बहाए उसका हर्जाना कौन देगा? इसका न कोई हिसाब हो सकता है न कोई हर्जाना। यह केस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। क्या अब कुछ ऐसा होगा कि फिर कोई अहंकारी अफसर किसी बेकसूर को जेल में न डाल सके? क्या अब अदालत कोई ऐसा फैसला करेगी कि झूठा केस बनाने वालों को, झूठी गवाही देने वालों को सजा मिले? अब सियासत के मैदान में चलते हैं। आज की बड़ी खबर सियासत के मैदान से यह है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला किया, करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि यूपी में अब राम राज है। यूपी की जनता अब समाजवादी नहीं राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी सबको होना चाहिए। जो राष्ट्रवादी नहीं है वो चूहे जैसे हैं, घर का अन्न भी खाते हैं, घर की नींव भी कमजोर करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर शायरा अंदाज में हमला किया। उन्होंने कहा, जिनके पास नजरें नहीं वो नजारों की बात करते हैं, जो दोनों हाथों से लूटते थे वो सुधारों की बात करते हैं। योगी यूपी असेंबली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। परसों अखिलेश ने इसी चर्चा में हिस्सा लिया था। 1 घंटे तक बोले थे। योगी ने अखिलेश यादव का पूरा भाषण सदन में ही बैठकर सुना था और आज योगी ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। कहा, जब समाजवादियों के दिन गए अब तो राष्ट्रवादियों का बोलबाला है। आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वह क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। परसों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखे हमले किए थे। बार बार कहा था योगी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार के कामों को योगी की सरकार अपना बता रही है। और इसके बाद अखिलेश ने सरकारी कामकाज में सुधार की बात की थी, कुछ सुझाव सरकार को दिए थे। आज योगी ने किस अंदाज में जवाब दिया, यह सुनने लायक है। नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और मुझे उनके भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। इसके बाद योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी और परिवार में चल रहे झगड़ों पर चुटकी ली। अखिलेश ने थोड़ी दूर पर बैठे शिवपाल यादव की तरफ देखा। योगी ने शिवपाल यादव की तरफ इशारा भी किया,
कहा, पार्टियों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन विकास के लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर चलना होगा। इसके बाद योगी ने कहा कि सरकार और विपक्ष में एक अंतर है। सत्ता पक्ष में बैठे सभी नेता और सभी पार्टियां पास पास भी हैं और साथ साथ भी। विरोधी दल में लोग पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। योगी की बात सुनकर अखिलेश और शिवपाल मुस्कुराते रहे। बाद में अखिलेश यादव ने कहा, चलो अच्छी बात है, अब चाचा की चिंता सदन के नेता को भी है। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं, हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिल करके आगे बढ़ना होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। आपने देखा 5 साल पहले के और आज के योगी आदित्यनाथ में काफी फर्क है। आज उन्होंने पूरे विश्वास और पूरे उत्साह के साथ अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। इसकी वजह है कि 5 साल पहले जब उन्होंने माफिया पर लगाम लगाई, गुंडागर्दी पर लगाम लगाई, तो बहुत सारे सवाल उठे। क्या जनता इस ठोकों की नीति को स्वीकार करेगी? योगी के राज में लोगों को राशन मिला, सड़कें बनी, महिलाओं को सुरक्षा मिली, तो भी उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता था कि चुनाव के वक्त अगर कुछ जातियां इकट्ठी हो जाएं तो काम कोई कितना भी कर ले, हार भी सकता है। लेकिन जब जनता ने जातिगत समीकरण को नकार दिया, योगी को उनके काम पर वोट दिया, योगी को जीत मिली, तो उनका आत्मविश्वास और बड़ा हो गया। आज योगी के एक एक जवाब में यह आत्मविश्वास नजर आया। जब योगी आदित्यनाथ यूपी असेंबली में विरोधियों पर हमले कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ड्रोन उड़ा रहे थे। असल में आज दिल्ली में ड्रोन फेस्टिवल शुरू हुआ। इस ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। मोदी हाईटेक ड्रोन्स को देखने में इतने खो गए कि प्रोग्राम में लेट पहुंचे। मोदी ने कहा कि ड्रोन्स का उपयोग सिर्फ सीमा पर नजर रखना नहीं है, वो तो विकास की योजनाओं पर नजर रखने के लिए भी ड्रोन्स की मदद लेते हैं। मोदी ने कहा कि ड्रोन कैमरों से उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सटीक और रियल टाइम जानकारी मिलती है और इससे उन्हें फ्यूचर प्लानिंग में काफी मदद मिलती है। और मोदी ने इसके लिए केदारनाथ धाम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं, टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था,
तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलरली मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी वक्त के साथ चलते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लगातार अपडेट रखते हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने में तकनीक की मदद लेते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, या फिर करीब 1.25 अरब लोगों को कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप का इस्तेमाल हो, लोगों तक सरकारी मदद पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और इसका फायदा यह है कि योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंच रहा, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज इसका जिक्र मोदी ने भी किया, इसीलिए आज मोदी ने कहा अब जाम का मतलब बदल गया है। जाम यानी जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। साथियों, ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। आज देश ने जो रोबोट्स यूपीआई फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के बारे में जो बताया वो वाकई में एक चमत्कार से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी ने हमेशा प्राथमिकता दी है। मुझे याद है 25-30 साल पहले की बात है, जब वो आरएसएस के प्रचारक थे, तो पहली डिजिटल डायरी मैंने उनके हाथ में देखी थी। पहला आईफोन भी मैंने उनके पास देखा था और वो इस सब का भरपूर इस्तेमाल भी करते थे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने पूरी इंडिया को डिजिटल बना दिया। इसलिए इस बात पर अचरज नहीं होता कि डिजिटल पेमेंट में भारत आज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ उनके ही एक मंत्री ने मोर्चा खोल दिया। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने अफसरशाही से परेशान होकर इस्तीफे की पेशकश कर दी। अशोक चांदना ने ट्विटर पर लिखा, मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करके मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दे, क्योंकि वही सब विभागों के मंत्री हैं। असल में कुलदीप रांका सीनियर आईएएस अफसर हैं और फिलहाल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कहा जा रहा है कि वो अशोक चांदना के मंत्रालय के कामकाज में दखल देते हैं, मंत्री के निर्देश नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं। इसलिए अशोक चांदना ने सीधे इस्तीफे की पेशकश कर दी। इससे जाहिर है मुख्यमंत्री परेशान हो गए। उन्होंने अशोक चांदना से मुलाकात भी की, आधा घंटे तक बात की, लेकिन मीटिंग के बाद अशोक चांदना बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि गहलोत ने चांदना को मना लिया है, उनकी शिकायतें जल्दी से जल्दी दूर करने का भरोसा दिया है। मीटिंग से पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम है, अशोक चांदना प्रेशर में है, इसलिए हो सकता है टेंशन की वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया हो। अभी अशोक चांदना ने जो
पिछले बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो, स्टेट स्पोर्ट्स का। उसी प्रकार से अब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार, राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके। अपनी सरकार के खिलाफ मंत्री ने मोर्चा खोला तो बीजेपी को मौका मिल गया। राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। कांग्रेस के नाराज नेताओं की बढ़ती लिस्ट इसका सबूत है। अशोक गहलोत जी की एक आदत है कि वो अपने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भरोसा कम करते हैं और नौकरशाही पे भरोसा ज्यादा करते हैं, और ये अंतर्विरोध इस सरकार में अक्सर देखने को मिलता है। अशोक चांदना ने जो कहा, जो ट्वीट किया, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का भी एक उदाहरण है कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर असंतोष है। एक समय मुखर हुआ था जब 42 दिन सरकार को बाड़े में बंद रहना पड़ा, पीसीसी के चीफ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। उसके बाद भी यूँ लगता था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक लंबी फहरिस्त है। कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी रामलाल मीणा का बयान आता है, कभी गणेश गोगरा का आता है, कभी भिधुड़ी का आता है। तो एक कांग्रेस के भीतर जो असंतोष की सुगबुगाहट है वो ऐसी है जैसी धुआं दिखता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आग है। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, व्यवहार कुशल हैं। उन्होंने अशोक चांदना को मना लिया, लेकिन यह बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अशोक चांदना से पहले डूंगरपुर से कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने भी अशोक गहलोत के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। उनकी नाराजगी भी अशोक गहलोत से नहीं, अफसरों से थी। इसके पहले चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर और इंडिपेंडेंट एमएलए संयम लोढ़ा, एमएलए राजेंद्र सिंह भिधुड़ी और दिव्या मदेरणा भी सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो इतने सारे विधायकों की नाराजगी अशोक गहलोत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें सबको मनाकर सबसे बात करनी चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला फिर जेल पहुंच गए। टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके चौटाला को अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने चौटाला के खिलाफ 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने और जेल में रहना होगा। इसके साथ साथ उनकी 4 प्रॉपर्टीज भी जब्त की जाएंगी। क्योंकि कोर्ट ने चौटाला को 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई, इसलिए उन्हें कोर्ट से सीधे जेल ले जाया गया। हालांकि चौटाला ने हेल्थ ग्राउंड पर अपील के लिए 10 दिन का वक्त देने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जो भी मेडिकल टेस्ट कराने हैं जेल में भी करा सकते हैं, क्योंकि वहां भी मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटी होती है। 4 साल की सजा दी है, 50 लाख रुपए फाइन दिया है। 50 लाख में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए हैं। फाइन ना देने की एवज में 6 महीने की सजा दी है और 4 संपत्तियां उनकी जब्त कर ली गई हैं। कौन कौन सी संपत्ति है सर? एक हेली रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है, एक असोला फार्म हाउस है, एक जनप्रतिनिधि सभा की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है और एक प्रॉपर्टी उनकी पंचकुला में है। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे? जी हाँ। कस्टडी में लिया जा चुके हैं? वो उनको कस्टडी में ले लिया है, अभी वो सीबीआई कस्टडी में है। 10 दिन की मोहलत ही मांगी थी मेडिकल ग्राउंड पे? मेडिकल ग्राउंड पे जो 10 दिन की मोहलत मांगी थी उसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन का समय चाहिए मेडिकल ग्राउंड पे। उन्होंने कहा था मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने हैं, वो मेडिकल टेस्ट की मंजूरी नहीं दी अदालत ने। अदालत ने कहा है जेल अथॉरिटीज के अंदर कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, आपको जो भी मेडिकल टेस्ट कराने हैं आप वहां पर कीजिएगा। ये बात सही है कि चौटाला की उम्र 87 साल हो चुकी है। वो ठीक से चल फिर नहीं सकते, उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हैं, लेकिन कानून तो सबूतों के आधार पर चलता है। कानून को उम्र से, बीमारी से कोई हमदर्दी नहीं होती। अच्छी बात यह है कि अब राजनीति में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलने लगी है, जेल जाना पड़ता है। और खराब बात यह है कि आज भी न्याय मिलने में बहुत देर लगती है। चौटाला को सजा मिलने में 20 साल लग गए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।